हेलो, नमस्कार, जोहार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आज प्रत्येक दिन की तरह आज हम लोग वेव की जो मेरा थ्योरेटिकल हो चुका है, अब मैं इसके कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो थ्योरी क्लास किए होंगे। उम्मीद करते उससे हर एक प्रश्न आपसे बनेगा। क्लियर है? और जिन नहीं पढ़े हैं फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएगा। आप कंटिन्यू पूरा वीडियो को देखें। आज के बाद आपको वेव चैप्टर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, जो आप देख रहेंगे पहले ही, जहां से वेव उत्पन्न हो रहा है और आपका बीट जैसा फील हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। विक्षोभ वगैरह जितने था, वेव तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, आपका पिच, सब कुछ आवृत्ति वगैरह बता दिया गया। आप जाइए प्रीवियस वीडियो में देखिए, आपको बेहतरीन समझ आएगा। ये चैप्टर समझ आया तो इससे रिलेटेड कौन आ जाता है आपका ध्वनि चैप्टर, है ना। तो ध्वनि को भी हम लोग धुआं करेंगे और लगातार इस चैनल पे बने रहें, हर एक वीडियो को देखें। गारंटी है जिस एग्जाम में बैठिएगा उस एग्जाम को नस्ते नाबूद करके आइएगा। उस एग्जाम में आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए इसी जोश जुनून के साथ अपना पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, यानी सबसे लेस होती है। तो आप लोग एक तरीका जानते होंगे, बहुत सारे इंग्लिश वाले भिबजियोर करके याद रखे होंगे और बहुत सारे हिंदी में रखे होंगे याद, जैसे बैजानी, हैप्पी, नाला, ना हैप्पी नाला, यस हैप्पी नाला। तो देखिए यहां जो है बा से आपका हो जाएगा बैंगनी कलर, बैंगनी को वॉयलेट कहते हैं, इसी को आप बोलते हैं VIBGYOR। ठीक है, तो B से वॉयलेट, I से इंडिगो, ठीक है, और B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। जो भी है इंग्लिश वाले या हिंदी वाले जो याद रख सकते हैं रख सकते हैं। बैंगनी, यहाँ रेलवे ने जामुनी नहीं मानता, वो हमेशा आसमानी इसको कहता है। अगर आसमानी पूछता है तो आसमानी वाला आदत रखिएगा। ठीक है, बै आनी हैप्पी नाला हो जाएगा, वहां नी से नीला हो जाएगा, हरा, पीला, ना से नारंगी, नारंगी, ठीक है, और ला से लाल। देखिएगा, तो ये बताने का क्या रीजन है। मैंने बोला कि सबसे तरंग दैर्ध्य, अगर बात बोले तरंग दैर्ध्य वो किसका सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक किसका अगर होता है तो सबसे अधिक इसका होता है, किसका, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक। ठीक है, अधिक, सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। अब हमें लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो सबसे कम क्या होगा, इधर से जाने पर इससे थोड़ा कम नारंगी होगा, उससे कम पीला, हरा, नीला, ठीक है, जामुनी, फिर बैंगनी। तो सबसे कम बोला है, आपके ऑप्शन में सारे हैं लेकिन ऑप्शन में जो सबसे कम है वो किसका हो जाएगा, आपका बैंगनी रंग का। तो वही पूछा था, सबसे कम बैंगनी रंग का। अगर बैंगनी को ऑप्शन से हटा दें तो क्या हो जाएगा आपका, फिर आप देखिएगा लाल, नारंगी और नीला। तो सबसे दूर में कौन है, नीला है ना, नारंगी तो सामने है, तो इसका नीला ऑप्शन हो जाएगा। अगर नीला को भी हटा दे तो बताएंगे कि कौन सा हो जाएगा, तो लाल का सबसे अधिक है तो उससे कम नारंगी का है, वो भी कर सकते हैं। हमें सजाने भी आ सकता है कि इसकी तरंग दैर्ध्य के अनुसार आप सजाइए ABCD, तो किसी भी तरह से कह सकते हैं। तो हमें अगर ये याद है तो हम किसी तरह से खेल सकते हैं। क्लियर है, इस बात को समझ आया होगा, तरंग दैर्ध्य से संबंधित बातें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और मेरे बहुत सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं एवरीडे बता रहा हूं, उससे मिलिए। सारे क्वेश्चंस आपको ऐसा लगने लगेगा कि एग्जाम में कि सारा क्वेश्चंस आपके क्लास से रहेंगे छपे हुए एग्जाम के। तो देखिए, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है।
तरंग की विशेषता क्या नहीं है। तो हमें तरंग जब उत्पन्न होती है, तो तरंग जब उत्पन्न होती है, हम उत्पन्न करवाते हैं, एक रस्सी है, रस्सी की डोरी को पकड़ के एक छोर ऐसे ऐसे करके मारेंगे तो रस्सी का कुछ ऐसे आकार बनेगा। तो हमें जो ये दिखाई देता है, ये किस तरंग का एग्जाम्पल है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है, अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है, अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, लंबवत होता है। इसी लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, जिसको आयाम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश वाले बंदे इसको एम्पलीट्यूड, AMPLITUD, क्लियर है, तो एम्पलीट्यूड कहते हैं। और दो श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य को किससे दिखाते हैं, लैम्ब्डा से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां कौन सा विशेषता नहीं है। अब देखिए, जो ये रिपीट किया है ऐसे ऐसे करके, वो क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी दिखाता है। क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी, सॉरी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें फ्रीक्वेंसी देखिए, इसका फ्रीक्वेंसी अधिक हो जाता है, तो ये जितना बार रिपीट करेगा अप डाउन, वो उसको फ्रीक्वेंसी कह लेते हैं, यानी आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति तो है, आपका आयाम भी है, तरंग दैर्ध्य है, माध्यम है नहीं, माध्यम है ही नहीं, क्लियर है। तो आपका क्या हो जाएगा, माध्यम इसका राइट आंसर होगा। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या असर होगा। तो हमें एक फॉर्मूला बताया था, और फिर बता रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, क्या बताए थे कि V = n लैम्ब्डा, ठीक है। तो n क्या होता था, V होता था तरंग का वेग, तरंग का वेग, n होता था आवृत्ति, और लैम्ब्डा होता था तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो क्या बढ़ा रहे हैं आप, बोले कि हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमें लैम्ब्डा बराबर पूछा है, तो लैम्ब्डा बराबर यहाँ फॉर्मूला निकालते हैं तरंग दैर्ध्य के बराबर। तो तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होगा, ये आवृत्ति जाएगा नीचे, गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो लैम्ब्डा = हो जाएगा V/n। अब बोल रहा है क्या बोले, आवृत्ति को बढ़ती है। अब देखिए यहाँ रिलेशन देखिए लैम्ब्डा और आवृत्ति के बीच में, तो देखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी लैम्ब्डा = 1/1 है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी होगा तो क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। आवृत्ति का अगर बढ़ाएंगे तो लैम्ब्डा घटेगा, और लैम्ब्डा बढ़ाएंगे तो आवृत्ति घटेगा। यानी लैम्ब्डा कहने का मतलब तरंग दैर्ध्य को अगर बढ़ाइएगा तो आवृत्ति घटेगा, अगर आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो तरंग दैर्ध्य घटेगा। तो बोला कि तरंग दैर्ध्य क्या होगा, आवृत्ति बढ़ रही है तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। समझ आया होगा, ये आपका फॉर्मूला बेस था। फॉर्मूला क्लियर है तो वैसे भी आंसर आ जाएगा, और आपको इसी प्रकार ये कंसेप्चुअल आपको क्लियर करना होगा। अनुदैर्ध्य तरंगों में, देखिए क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं, देखिए ये लड़का है, इसने क्या किया, इसने बोला, ठीक है, इसने कुछ बोला और इसकी साउंड निकली इधर से, ठीक है, आवाज निकली। तो पहला तो इसका क्या मिलेगा, सघन या विरल, कुछ भी मिल सकता है। तो ये सघन हो गया, फिर विरल, हवाओं का कम दाब रहेगा, फिर सघन आ जाएगा, यानी इसको संपीड़न कहते हैं, ठीक है, ये संपीड़न, फिर विरल। तो जो संपीड़न है और ये विरल, जहां हवाओं का दाब निम्न होता है, विरल, तो यहां हवाओं का दाब कैसा है, निम्न है, निम्न है क्या, हवा का दाब, हवा का दाब कैसा है, हवा का दाब निम्न है। यहां हवा का दाब, हवा का दाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बना है, अगर होगा तो इसमें भी आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब कोई बोलता है वक्ता, तो श्रोता तक आवाज जो जाता है वो कैसे जाता है, संपीड़न विरल, संपीड़न विरल, और उसी प्रकार से एक वक्ता के पास से श्रोता तक उसकी आवाज पहुंचती है। तो बोला कि वो कैसा करता है,
तो देखिए ये बोला इसके समानांतर जा रहा है या 0 डिग्री में जा रहा है, या 0 डिग्री या समानांतर, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होगा कैसा ये, और ये कौन सा होता है ध्वनि तरंग में, हमेशा ध्वनि तरंग में अनुदैर्ध्य तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा और देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, समानांतर है, क्योंकि बोला है कि संचरण की दिशा हमेशा समानांतर होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे, जो मैं समझाने की इस परिदृश्य से, इस पिक्चर के माध्यम से बोला उसके क्लियर किए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये समझना जरूरी भी है कि जहाँ हवाओं का बहुत ज़्यादा संकेंद्रण होगा यानी संपीड़न होगा, हवाओं का दाब उच्च होगा, और जहाँ विरल होगा, बहुत पतला पतला हवा के यानी हवाओं के कणों के बीच अगर ज़्यादा स्पेस है उसे विरल कहते हैं, और हवा के कणों के बीच अगर कम स्पेस है उसे हम लोग संपीड़न कहते हैं, नहीं सघन कहते हैं। तो हवाओं का जहाँ बहुत कण होगा वहाँ क्या होगा, हवा का दाब उच्च होगा, और जहाँ कम होगा वहाँ हवा का दाब निम्न होगा। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला किसी सतह, देखिए किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति में होता है। क्वेश्चन आ गया ना, कौन सा तरंग, किस तरह की तरंगों का कंपन जो है वो तरंग के चलने की दिशा के समानांतर होता है। तो भैया आपके मन में दो ही ऑप्शन आएगा कि एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। तो अभी तो हमने बताया पिछले वाले स्लाइड में, ये मैंने यहां अनुप्रस्थ तरंग क्लियर किया। ये देखिए अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, यहां देखिए अनुप्रस्थ तरंग ये होता है, ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी लंबवत चलती है, यानी जैसे एक नाव को पानी में डोलते हुए देखते होंगे ऐसे, ठीक है। तो कैसा कर रहा है, वो स्थान चेंज नहीं करेगा, खाली डोल रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है 90 डिग्री पे जो होता है एम्पलीट्यूड पे, वो क्या करता है, लंबवत चलता है, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो क्या हमारा जो आवाज है या ध्वनि जो है समानांतर में चल रहा है, ये नहीं, ये तो 90 डिग्री अप डाउन जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। और हम जो बोल रहे हैं वो सीधा जाता है, वो समानांतर जाता है, तो उसे ये अनुप्रस्थ तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है। और यहां आपका अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है, ये अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। तो ये समानांतर है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, समानांतर इसमें हुआ था। यहां क्वेश्चन को रिपीट किया, उसी को पूछा फिर से। देखिए बोला किस तरह के तरंगों में कंपन तरंग के चलने के दिशा में समानांतर होता है, समानांतर गति में चलता है, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। कोई बोला उसका आवाज ऐसे करके चलता है, यानी सीधा में चलता है ना, तो जिसके कारण ये क्या होता है, या स्पीकर बज रहा होगा, तो इससे जो ध्वनियां निकलता है वो सीधा समानांतर चलता है, तो इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर अनुदैर्ध्य तरंग, क्योंकि समानांतर बोला है इसलिए। विरलीकरण होता है वहां हवा का दाब होता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, जहां विरलीकरण होता है, जहां हवा का विरलीकरण होता है वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, ये यहां से बोलता है, इसकी ध्वनि निकलती है, तो पहला संपीड़न या विरल कुछ भी हो सकता है। हमने संपीड़न ले लिया, यहाँ विरल हो गया, यहाँ संपीड़न, क्लियर है। तो ये हो गया, फिर संपीड़न, फिर विरल। तो बताइए कि हवा का दाब कहाँ होगा उच्च, यहाँ हवा का दाब उच्च होगा, अभी बताया था मैंने, हवा का दाब उच्च होगा, हवा का दाब उच्च होगा। और ये विरल है, ये संपीड़न था, तो हवा का दाब उच्च था। ये विरल है ना, ये विरल है, ठीक है। ये विरल है, ये विरल है, ये दोनों विरल है, तो विरल का क्या हो जाएगा, विरल, जिसको हवा का दाब निम्न होता है, हवा का दाब निम्न होता है,
निम्न होता है, निम्न मतलब कम होता है, और यहाँ उच्च होता मतलब अधिक होता है, तो कम होता है। तो कहाँ है, बोला बिरलीकरण होता है, बिरलीकरण होता है। इसमें क्या होता है, हवा का दाब निम्न होता है। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, हमने बोला था, और देखिए आया भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पे होता है जहां का वायु का दाब कम होता है, या अनंत होता है, उच्च होता है, या शून्य होता है। तो अभी हमने जस्ट बताया संपीड़न की बात कर रहा है, तो संपीड़न कहाँ है, ये भाग में संपीड़न है, और संपीड़न में हवाओं के कणों के बीच की स्पेस बहुत कम होती है। तो कैसा होगा, उच्च होगा, उच्च होगा मतलब अधिक होगा। तो देखिए कहाँ अधिक या उच्च क्या दिया ऑप्शन में, तो ये बोला है उच्च होगा। अच्छा सॉरी, ये तो दूसरा क्वेश्चन का था, यहां देखिए क्या हो जाएगा, उच्च होगा, मैंने दिखाया पिक्चर में। चलिए नेक्स्ट। अब यहां क्वेश्चन से समझिए, न्यूमेरिकल्स है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया कि एक लंगर डालकर रुकी हुई नाव, ये पानी है मेरे दोस्त बंधु, देखिए ये क्या है, ये पानी है, और पानी में क्या हो रहा है, एक नाव चल रही है। इस नाव में एक कोई बैठा है जो चला रहा है, ठीक है। अब ये नाव को यहाँ एक लैंड है, ये क्या है, लैंड है, और लैंड में एक खुट्टा गाड़ के इसको रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है, रस्सी से बांध दिए हैं। वही बोला है कि एक लंगर डालकर रोकी हुई नाव, एक नाव लहरों से घिरी हुई है, लहर तो आते रहते हैं समुद्र में, ठीक है, आते रहते हैं, जिसका तरंग दर्ज दे दिया है। तरंग दर्ज कहने का मतलब लेमड़ा, और लेमड़ा कितना दिया, 125 मीटर, क्लियर है। और चलती तरंगों की चढ़ाव की गति 25 मीटर है, यानी तरंगों की चढ़ाव की गति नहीं, तरंग का वेग दे दिया गया है, तरंग का वेग, और तरंग का वेग दे दिया गया है कितना, 25 मीटर, क्लियर है, मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें पूछा क्या है, नाव के हिलने की आवृत्ति, कि नाव कितना बार हिल रहा है इसे, उसकी आवृत्ति क्या है, तो n बराबर वाट। तो हमें फॉर्मूला पता है कि n इक्वल टू होता है, n इक्वल टू हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा v अपॉन लेमड़ा, ठीक है। पूछा गया था आवृत्ति, यहां n होगा, तो हमें यहां जैसे लिखेंगे, अब पुट करने की कोशिश करते हैं हम इसमें, n इक्वल टू भी दे दिया गया कितना, 25, और आपका लेमड़ा दे दिया गया 125। जब इसको काटेगा 25 से का 25, और 25 पचे 125 ना, तो 1/5, 1/5 अगर डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.20, और ये आवृत्ति है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, हर्ज। आंसर आ गया, क्लियर है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन को समझना था और फिर आंसर करना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, बस फॉर्मूला जानना मेरे दोस्त, उसके बाद आंसर आप आराम से कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। देखिए आवृत्ति दिया हुआ है, यानी n दिया हुआ है 50 हर्ज, क्लियर है, n कितना दिया हुआ है, 50 हर्ज। टाइम पीरियड निकालना है, t इक्वल टू 1, तो हमें पता है t इक्वल टू 1/n होता है, यानी आवर्तकाल, अगर हिंदी में ये आवर्तकाल है ना, तो आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। तो बोले ये क्या लिखे सर, वही चीज को लिखें, उसको इंडिकेशन में लिखें। अगर t मतलब आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, n मतलब आवृत्ति, तो कितना दिया हुआ आवृत्ति 50 हर्ज। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर 100 जाएगा तो 0.0 और 50 दूना 100, ठीक है। ये क्या है, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का क्या होता है, सेकेंड होता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 0.02 सेकेंड। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला कण के प्रसार की दिशा में लंबवत, देख लीजिए परपेंडिकुलर, लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, तो यहां किस प्रकार के तरंग
किस प्रकार के तरंगों पर चर्चा की गई है। यानी लंबवत बोला, परपेंडिकुलर बोला, तो हम लोग ने बहुत बार देखा कि ऐसे करके क्या होता है, दोलन करता है। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग में ही क्या दिखाई देता है? ये लंबवत दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग इसका राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। जितने भी अनुप्रस्थ तरंग वो चुंबकीय तरंग होते हैं, हमने बताया है, थ्योरी क्लास लीजिए। आगे बोला है कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा? अभी हमने जस्ट फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या बताया था? n = 1/t बोला या t = 1/, बोला। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है? आपकी आवृत्ति निकालना है। n मतलब आवृत्ति ही होता है, और 1/, टाइम पीरियड, तो कितना दे दिया गया? 0.04। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 और 2 डेसिमल के बाद था वो 0 ऊपर चले गए। जब कैंसिल करिएगा इसको तो 25 हर्ज आ जाएंगे, 25 हर्ज। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ है? 25 हर्ज। कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन जानना है। मेरे थ्योरी क्लास भी दी है हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए, अब जाइए देखिए, आपको सारी बातें क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला किसी विस्फोट में ना, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। अगर किसी समुद्र में या कहीं भी पानी जहां ज्यादा है वहां अगर विस्फोट करते हैं तो तरंग इतनी स्पीड से निकलती है कि वो अनुप्रस्थ नहीं हो पाएगी। क्लियर है? वो किस में हो जाएगी? अनुदैर्ध्य में चेंज हो जाएगा। यानी जहां पटकाया बम, जैसे बम पटकेगा वो क्या होगा? इतनी स्पीड से निकलेगी कि वो आपका क्या किस में चेंज हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग में चेंज हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे नॉर्मल अगर पानी की वेव बोला जाए वो किस में आ जाता है? आपका अनुप्रस्थ तरंग में हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा, क्योंकि स्पीड में निकलेगा और स्पीड में तो 90 डिग्री बनने का मौका ही नहीं मिलेगा उसको। समझ गए? तो इसके लिए इसका आंसर अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। ये क्या है? एक्सेप्शन केसेस है। ठीक है, अपवाद में पूछा जाता है और इसलिए ये आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो अनुप्रस्थ तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर रहा है, चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या आ जाएगा? प्रकाश तरंग हो ही जाएगा, रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। केवल ध्वनि तरंग तो आप ऐसे भी जानते होंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, और ये सारे, इसमें कभी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो फिर आप एकदम राइट आंसर पे पहुंचिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, देखिएगा, बात को समझिएगा। अनुदैर्ध्य तरंग की वो बातें कर रहा है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग कोई इंसान बोलेगा या स्पीकर बजेगा तो उससे जो साउंड निकलेगा, ध्वनियाँ जो निकलेगी, वो आवाज़ निकलेगा, वो कैसा चलता है? सघन विरल माध्यम होके चलता है। ठीक है, यानी सघन मतलब संपीड़न, संपीड़न जहाँ हवाओं का दाब उच्च होता है, और विरल जहाँ हवाओं के बीच स्पेस की संख्या, स्पेस अधिक होता है और इसमें कम होता है, यानी हवाओं का दाब जहाँ निम्न होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो बताइए 2 सघन और 2 विरल के बीच में, यानी 2 संपीड़न बात कर रहा है, तो 2 संपीड़न के बीच की दूरी या 2 विरल की बीच की दूरी, विरल और ये हो गया सघन यानी संपीड़न, तो इसकी बीच की दूरी जो हो जाएगा उसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर तरंग दैर्ध्य होगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन गलत था, आंसर आपका क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग
की तरंग दैर्ध्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति आपका 380 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हम लोग लिखते हैं तरंग दैर्ध्य जिसकी आवृत्ति, तो n दे दिया गया है आपकी 840 हर्ट्ज है, और आपका ये आपका गति दे दिया गया तरंग का, यानी v इक्वल टू क्या दे दिया गया है 380 मीटर प्रति सेकेंड। पूछा क्या गया, लैम्ब्डा इक्वल टू वाट। तो हमें पता है कि लैम्ब्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय आपका आवृत्ति n। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे n से आवृत्ति, n और लैम्ब्डा से तरंग दैर्ध्य को दिखाते हैं और v से तरंग का वेग। तो हमें इससे लैम्ब्डा मिल जाएगा, लैम्ब्डा ही निकालने बोला है तरंग दैर्ध्य। तो v कितना दिया हुआ है 380, नीचे है 840। ठीक है, अब ये 0 0 खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा 19, 2 19 से 38 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अभी कटेगा नहीं, हम लगभग 420 के आसपास में लेके चलते हैं, तो उसको 20 मान लेंगे, तो 4 चौके 16, 160, 4 पचे 20, तो नहीं जाएगा, यानी 0.4 हो जाएगा। और फिर आपका 0.4, हाँ एक ही ऑप्शन है, 0.45 मीटर हो जाएगा आपका क्या तरंग दैर्ध्य। एक दूरी दिखाता है इसलिए ये मीटर में दिखाएगा और आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे कि हम लोग को डील करना था क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस फॉर्मूला जानिए, आप क्वेश्चंस करिए। इसलिए हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं बार बार, ताकि आपको फॉर्मूला इसी क्लास में याद हो जाए। तरंग की लंबाई आमतौर पर किससे दिखाते हैं, तो हम तो बहुत बार फिगर खींचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमेशा लैम्ब्डा से दिखाते हैं, किसकी, तरंग दैर्ध्य को ना। तो इस बात को रखिएगा। ये बोले थे ना कि जो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कह लेते हैं, तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य को किससे दिखाते हैं, लैम्ब्डा से दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। तो तरंग की प्रकृति का कौन वर्णन नहीं करता है, तो हम लोग देखें कि तरंग दैर्ध्य तो देखते आ रहे हैं अभी, तो फिर देखें तरंग की गति भी होती है, आवृत्ति भी होती है, लेकिन ऊंचाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती है। ये जो दिखाते हैं ये एम्पलीट्यूड है, आयाम कहते हैं उसको, आयाम। ठीक है, ऊंचाई नहीं, गलती से समझिएगा, और फिर इसीलिए गलती कर जाते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती, यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। क्वेश्चन बढ़िया है, देखिएगा। पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है गिवन में। आपका तरंग की गति दिया हुआ, यानी v दे दिया गया है 339 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती है, यदि इसकी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्ब्डा दे दिया गया है आपका 1.5 सेंटीमीटर में है। देखिए फंसा दिया क्वेश्चन। इसको हमेशा ये मीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले 15 अपॉन सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड देंगे तो एक जीरो और हो जाएगा। नहीं, अगर हम इसको 1.5 है, इसको सेंटीमीटर में है, हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड देंगे। अब डेसिमल हटेगा तो एक जीरो और आ जाएगा। वही बात मैंने लिखा यहाँ, मीटर। ठीक है, अब पूछा गया आवृत्ति n क्या होगा, यही बात पूछा गया है। तो देखिएगा n बराबर यानी आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति बराबर क्या होगा, आवृत्ति बराबर हो जाएगा v अपॉन लैम्ब्डा, v अपॉन लैम्ब्डा। तो हमें दिखाइए v कितना है, v मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव यानी तरंग का वेग। तो तरंग का वेग दिया हुआ है 339, क्लियर है, और आपका लैम्ब्डा दिया हुआ है 15/1000। ठीक है, तो मेन बटा तो आपका यही है, पलट जाएगा 339/15 गुने 1000। ठीक है, 15 दूनी 30, बच गया 3, इधर गया 15 2 जा
30, फिर बचा 9, 9 और एक जीरो के साथ हुआ तो 15, 6 जा 90, 15 छक्के 90, ठीक है, तो 90 हो गया, डबल जीरो बच गया। और ये क्या निकालना था आपका आवृत्ति, और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, हर्ज होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, HZ से दिखाते हैं हर्ज को, तो ये आंसर हो गया। देखिए सर ये क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा टफ रीजन है, क्या इसमें करने की कोशिश किया गया था, इस क्वेश्चन को आपको सेंटीमीटर में दे दिया गया था, इसको पहले आपको मीटर में चेंज करना था। बाकी क्वेश्चंस आसान था, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट तो मिलेगा, लेकिन आप उसी को झेलना है जो आपको मेरिट तक पहुंचा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जाते हैं। लेकिन एक भी क्वेश्चन हम ये भी बताते हैं कि कोई नहीं ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर ना हो, सारा प्रीवियस ईयर के यूथ पब्लिकेशन से उठाया गया क्वेश्चन है। जो आपको टफ लगता है उसी क्वेश्चंस को हम यहां लाते हैं। चलिए, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा दिया क्या है, तरंगों की गति तो दिया, यानी चाल दे दिया गया एक तरह से, गति ना तो वही हुआ चाल, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कितना है 700 मीटर प्रति सेकेंड। और कितना दूर तय करना है, तो दूरी दिया हुआ है, एक दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना है 7 किलोमीटर। अगर हम 7 किलोमीटर को हम पहले मीटर में, इसलिए उसको भी मीटर में चेंज करेंगे, 7000 मीटर हो जाएगा। और हमें पूछा क्या गया है कि कितना समय लेगा, समय, ठीक है, तो हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, आप लोग जानते ही होंगे। तो दूरी कितना है 7000 मीटर और चाल कितना है 700 मीटर प्रति सेकेंड। तो 102 खत्म हो गया, 7 का 7, 7 का 7, 1 बच गया 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, और समय है तो इसका ऐसा यूनिट सेकेंड होगा। तो देखिए 10 सेकेंड आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ होगा इक्वेशन, कुछ नहीं है, क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा तरंग फरंग जोड़ दिया, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। ये था आसान क्वेश्चन, अगर इसका को छोड़िएगा, खाली बोल दीजिए कि हमको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो पक्का डर लगेगा, और अगर नहीं डरते हैं, डर के आगे जीत है, इसलिए कोशिश जरूर करनी चाहिए इंसान को। बोला गया यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगुनी हो जाती है तो तरंग दर्ज होगा, यानी रिलेशन पूछा दोनों में, ठीक है। तो हमको पता है तरंग का वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुने लेमड़ा। तो किसको दुगुनी कर रहा है, आपका दुगुनी कर रहा है, पूछा क्या गया है, लेमड़ा पूछा गया है। तो लेमड़ा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V/N लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्या कर दिए, आवृत्ति को नीचे ले आए बटा में, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है कि आवृत्ति दुगुना कर रहा है, कर देते हैं, ठीक है, डैश करते हैं, लेमड़ा डैश बराबर हो जाएगा V/ आवृत्ति को दुगुना कर देंगे, 2n कर देंगे। अब देखिएगा लेमड़ा डैश बराबर हो जाएगा V/n, और इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो V/n बराबर क्या लिख सकते हैं, V/n मतलब आवृत्ति, तो लेमड़ा डैश इक्वल टू आपका V/n लेमड़ा के बराबर था, तो यहाँ लिखिए 1/2 और लेमड़ा, तो कितना हो गया, देखिए तो आधा हो गया ना, यानी मूल का कितना हो गया, आधा हो गया। चलिए ये था हमारे आज का कलेक्शन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन इतने अच्छे थे कि आपको बनाइएगा, आपने समय थोड़ा दीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हम इस क्लास से कुछ सीख रहे हैं, जो हमारे सीधे सीधे आपके एग्जाम में इसका फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपको फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, और मेरे जितने क्लासेस हैं वो कृपया करके सारे देखें, ताकि आपको पूरी तरह से डॉट क्लियर हो जाए। हम एक चीज़ भी नहीं छोड़ रहे हैं, वेव का पहला थ्योरी करवाए, फिर अभी आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए, जितना अभी तक पूछा था रेलवे ने सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके सामने। तो अपने दोस्त यार चाहने वाले जितने हैं उसके साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और डेली क्लास लें,
ठीक है। और हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का क्लासेस आ रहा है, झारखंड स्पेशल भी आ रहा है, तो उसको भी करना है। सारे रैपिड फायर सीरीज लेके आ रहा है, सारे क्वेश्चन बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज, तो और वो भी निःशुल्क एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उसका उम्मीद करते हैं आप उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।